ओके, शैल वी स्टार्ट? सारे बच्चे आ गए? यस सर। सर ऑलमोस्ट बच्चे आ गए हैं। अच्छा, नितिन सर आप हैं? हेलो हाँ जी हेलो। सर, अमीर अमीर एकेडमिक से। अच्छा, आमिर सर आप हैं? ओके, हाँ जी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। ओके सर। So students, we are starting with our topic today. Okay, so in the last class we completed till Chromatography. 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 so we are studying separation of solid and liquid. Okay, now Yes sir. in this particular separation of liquid we have studied large number of methods. पहला क्या था? Filtration, Filtration. Condenser evaporation. Then Centrifugation. centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography. Chromatography. And then and then we studied chromatography. Chromatography. yes sir. एक और टेक्निक जिसमें बची है वो है सिंपल डिस्टिलेशन. Yes sir. अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल डिस्टिलेशन. अब सिंपल डिस्टिलेशन है क्या? आपको डिस्टिलेशन में अगर आसान भाषा में समझाऊं तो डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लिक्विड को हीट करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं गैस में, और गैस को वापस से हम कूल करते हैं और वापस से लिक्विड में हम कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, पूरे डिस्टिलेशन में सिर्फ और सिर्फ यही होने वाला है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट डिस्टिलेशन इज. इनफैक्ट सिंपल डिस्टिलेशन, चाहे वो सिंपल डिस्टिलेशन हो चाहे वो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो, बेसिक जो प्रोसेस है वो यही होने वाला है, जो कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना और फिर गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना. सो अभी तक जो हमने प्रोसेसेस देखे हैं जैसे कि इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, वहां पे हमारा एक कंस्टिट्यूएंट मिस हो रहा था. एम आई राइट? Yes sir. Yes sir. So we all know that अगर ये एक कंस्टिट्यूएंट मिस हो रहा है तो दिस इज गोइंग टू कॉज इशू टू अस, बिकॉज हम एक इफेक्टिव सेपरेशन टेक्निक उसी को कहते हैं जहां पे आपके मिक्सचर के सारे कंस्टिट्यूएंट सेपरेट हो जाए और वो यूज में आ सके. तो अगर मेरे पास सॉल्ट वाटर का मिक्सचर है और अगर मैं उसको सेपरेट कर रहा हूँ तो मेरे को सॉल्ट भी मिलना चाहिए और वाटर भी मिलना चाहिए. कायदे से प्रोसेस तो यही, बेटर प्रोसेस तो यही होता है. तो हम दोनों कंस्टिट्यूएंट अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, which is the process of heating a liquid to form vapor and then cooling the vapor to get back the liquid. तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हुआ आपका इसका डिस्टिलेशन का. और ये तो दो लिक्विड के बीच में होगा ना? नहीं बेटा, सिंपल डिस्टिलेशन पड़ता है, ध्यान से देख. डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस of heating a liquid to convert it into vapor and then cooling it to form liquid. ये आपका सिंपल सा बेसिक सा प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, जहां पे इस तरह से हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं, फिर गैस को वापस से हम कूल करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट
कर लेते हैं, ठीक है। जब किसी भी लिक्विड को आप हीट करते हो और जब वो वेपर बनता है और जब वो वेपर आप वापस से कंडेंस करते हो तो जो आपको मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। यानी कि ये जो वापस से कंडेंस होकर के आया है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेट। इसमें हाथ को डाउट है? नो सर। नो सर। ना, देखिए यहाँ पे आपको जो समझने वाली बात ये है कि आप सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो यूज करते हो इस तरह के कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट करने के लिए। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंपल डिस्टिलेशन is used to separate separate a mixture where its constituent have boiling point difference greater than 25 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो मैंने बोला है कि ऐसे कंस्टिट्यूएंट, सपोज ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर में दो कंस्टिट्यूएंट है, एक है ए, एक है बी। अगर आप इन्हें सेपरेट करना चाहते हो तो ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तो ही आप सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं। ये क्यों है, इसका रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा जैसे टॉपिक को हम समझेंगे। बट पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, वो मैं समझा दिया। 25 केल्विन की डिग्री सेल्सियस। बेटा केल्विन लिख लिया, डिग्री लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम होगा। ओके सर। डिफरेंस की बात आ रही है ना, और डिफरेंस की जब आप बात करते हो तो आप 25 केल्विन बोलिए, 25 केल्विन का डिफरेंस बोलिए या 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस बोलिए, दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस ना, ये नहीं बोल रहा हूं मैं ही कह रहा हूं कि और एक बार ये सिंपल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट वाली प्रोसेस भी एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा मैंने ये बोला है कि देखिए आप एक बार जानते हो ये सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर रहे हैं सॉलिड एंड लिक्विड के सेपरेट को, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। मैंने भी आपके कंस्टिट्यूएंट है सॉलिड एंड लिक्विड में, उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ, मान लो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका है 90 डिग्री सेल्सियस, तो फिर हम ये तकनीक यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस का ही है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते। इन दोनों के Yes. बॉइलिंग में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है जो कि ज्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस से। तो आप देख सकते हैं कि हाँ आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर, आ गया समझ। यस सर। बोलिए। Yes, sir. कोई कुछ कहना चाह रहा है? अभी हम इस चीज को, पूरे प्रोसेस को समझेंगे और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, ठीक है। वो एग्जांपल ये है, इस डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं, बहुत काम हो गया इसमें।
Okay, so you guys can see a systematic diagram of simple distillation. ठीक है, ये simple distillation का setup है पूरा. अब यहाँ पे जो हम separate करने वाले हैं वो है salt and water के mixture. You can see यहाँ पे we have a mixture of salt and water. ठीक है, अगर मैं बात करूँ सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर की, सॉलिड में है आपके पास सॉल्ट और लिक्विड में आपके पास वाटर. इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 1400 होता है NaCl का, और इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है 40. से बहुत ज़्यादा है. ठीक है, 1300 सेल्सियस का डिफरेंस. 1300 डिग्री सेल्सियस. अब पूरे प्रोसेस को समझने से पहले हमें एक एक अपैरेटस को समझना पड़ेगा. ये थर्मामीटर है. थर्मामीटर आपको टेम्परेचर की डेटा देता है कि यहाँ पे सिस्टम के अंदर क्या टेम्परेचर है. इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क. दिस इज योर डिस्टिलेशन फ्लास्क. मैं लिखा हुआ भी है, मैंने देखा नहीं. यू कैन सी इट इज ऑलरेडी रिटन हियर डिस्टिलेशन फ्लास्क. ये जो क्रॉस गॉज देख रहे हैं वायर गॉज होता है, आप सभी ने देखा है वायर गॉज. ये बंसन बर्नर है, ये ट्रैप और स्टैंड है. ठीक है, ये आपका फर्श है. फर्श मतलब जहाँ पर लैब में काम करते हो वो जगह है. ये आपका अगेन बीकर है. ठीक है, ये जो है ना ये वाला पाइप, ये आपका टैप वाटर से कनेक्टेड है, टैप से कनेक्टेड है, और ये जा रहा है वॉश बेसिन की ओर. ठीक है, जो लेबोरेटरी अगर केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो वहां पे आपको लेबोरेटरी दिखेगा, तो वहां पे ही कनेक्टेड है. अब ये क्या है, तो जी इसको हम बोलते हैं लाइबिक्स कंडेंसर. अभी करता क्या है लाइबिक कंडेंसर? ठीक है, वाटर कंडेंसर बोल लीजिए, लाइबिक्स कंडेंसर बोल लीजिए, दोनों सेम है. तो हमें इसका रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. ठीक है, तो देखिए नाम ही काफी है ये समझाने के लिए काम क्या करता होगा. इसका नाम पढ़िए क्या लिखा है. इसने बोला वाटर कंडेंसर, यानी कि वाटर को ये कंडेंस करने वाला है. कैसे करने वाला है? जो भी वेपर्स यहाँ पे आएंगे, वेपर जो होंगे जैसे ही इस पर्टिकुलर एरिया में आएंगे वो कंडेंस हो जाने वाले हैं. क्यों हुए कंडेंस वो समझते हैं. देखिए यहाँ से टैप वाटर कनेक्टेड है और टैप वाटर ठंडा होता है, और टैप वाटर जो है वो पूरे आउटर एरिया में घूम रहा है. एक अंदर ट्यूब जा रही है, अब ये ट्यूब देख सकते हैं. कि इस ठंडे टैप वाटर के कारण जो इसका आउटर वॉल है, ये वाला पाइप है, इस ट्यूब के जो वॉल्स होंगे वो काफी कोल्ड होंगे, और जैसे ही आपके वाटर के वेपर्स इसके कांटेक्ट में आने वाले हैं ना, दे आर गोइंग टू कंडेंस, और कंडेंस होके वो वापस लिक्विड बन जाएगा और यहाँ पे वापस से इकट्ठा हो जाएगा. समझ में आया बेसिक अपैरेटस? किसी को बेसिक Yes, अपैरेटस यस सर, समझ में आ गया. बोलो. Sir, can you please repeat? क्या रिपीट करूं बेटा, आपको क्या समझ नहीं आया? सर कि मतलब वो सर जो आपने ये जो ये बीच में बताया था ना कि मतलब ये जो पाइप में से निकल के जाते हैं सर, वही वाला कॉन्सेप्ट बता दो. बेटा सिंपल सी चीज है, आप समझिए. यहाँ अगर आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पढ़ा है, या क्या बोलते हैं हॉलो सिलेंडर पढ़ा है, आप सबने पढ़ा है हॉलो सिलेंडर? ऐसे ही होता है. यस सर. yes sir. अंदर से हॉलो है. अगर मैं इसके बीच से कोई एक पाइप गुजार दूं, ठीक है, अब समझिएगा ये पाइप कहीं और से कनेक्टेड है, इसका कंटेंट कहीं और से आ रहा है, और इसमें पानी आ रहा है कहीं और से. तो क्या इसका पानी और इसका कंटेंट आपस में मिक्स होगा? कहीं आपस में मिक्स होंगे? No, sir. No sir. नो सर. No, sir. अगर ये यहाँ जो पानी आ रहा है, अगर यहाँ जो पानी आ रहा है, अगर वो काफी ठंडा होगा तो इसके वॉल्स को ठंडा कर देगा ना. yes sir. Yes, sir. आपने- Yes, sir. यस सर, और इंटर्न अंदर का अगर आप Yes, चाय sir. की अगर आप चाय Yes, की केतली को और उसके वेपर्स को ठंडे ठंडे प्लेट पे टच कराओ, मतलब एक्सपोज कराओ, मतलब एक प्लेट ले लो, उसमें आइस क्यूब ले लो और चाय की केतली का वेपर वहाँ पे एक्सपोज कराओ, तो वापस से कंडेंस हो जाएंगे वाटर वेपर्स और यहाँ पे इकट्ठा होंगे, फिर नीचे गिरना स्टार्ट होगी. ऐसा होता है नहीं होता है? Yes, sir. ये तो काम Yes, sir. वेपर जो भी आ रहे हैं उसको ये कोल्डर वॉल जो है, कोल्डर वाटर जो है ठंडा कर रहा है, उसको कंडेंस कर देता है. ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए,
तो मैं अब इस पूरे डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है, और बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। समझ में आ गया तो पूरे 5 नंबर ढूंढ लोगे मास्टर के, ठीक है। तो ये बेटा फ्री के नंबर है, जो नहीं समझेगा वो बेवकूफ है। तो अब समझते हैं कैसे प्रोसेस होने वाला है। आपके पास सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, ये आपका बर्नर है, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क कहीं टूटेगा नहीं इसलिए। आपने हीट करना स्टार्ट किया, जब हीट करोगे तो आप इंश्योर करोगे कि टेम्परेचर कहाँ तक पहुंचे, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। और आप माइंड से बहुत फ्री हो, आप तुम चिल होकर काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट को तो पहले मेल्ट होना होगा, फिर वो बॉइल होगा, वो टेम्परेचर तो ऐसे पहुंचना है नहीं। तो आप बड़े चिल होकर के वाटर को बॉइल करना स्टार्ट कर दोगे, आराम से आपको दिख जाएगा यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होगा, वाटर के वेपर्स आना स्टार्ट होंगे, वाटर वेपर्स आएंगे ऊपर, ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर्स ऊपर उठेंगे, अपनी जगह नहीं मिल रही तो यहाँ घुस जाएंगे, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है। Yes, sir. अब ये Yes, जो वाटर sir. वेपर्स है, जैसे ही अब यहाँ पे आएंगे, जैसे ही वो यहाँ पे आएंगे वाटर वेपर्स, वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कोल्डर वॉल्स ऑफ दीज ट्यूब्स। ये जो ट्यूब्स है काफी ठंडे हो गए होंगे। क्यों ठंडे हुए हैं ये ट्यूब, अभी समझाया। ये जो ठंडा पानी यहाँ से आ रहा है ना और यहाँ से निकल रहा है, वो इस पूरे के पूरे ट्यूब को ठंडा कर रहा है। अब क्या होगा समझिएगा, ये आपका ट्यूब है, ये गरम गरम भाप आया और ठंडा ठंडा पानी यहाँ जा रहा है। तो जैसे वो गरम भाप इस पर्टिकुलर वॉल के कांटेक्ट में आएगा, तो वो गरम भाप जो है, गरम स्टीम जो है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा इसके ऊपर। ये तो पढ़ा है आप सभी ने, जैसे यस सर। एनर्जी रिलीज करता है, अपनी सारी एनर्जी रिलीज करेगा इस पे। खुद क्या होगा, कंडेंस, ये क्या हो जाएगा, ट्यूब गर्म होगा, ठंडा पानी जो फिर से ठंडा कर देगा और ये कोल्ड फिर से कोल्डर हो जाएगा। नाउ जो वेपर थे ये वापस से क्या बन गया, लिक्विड, और ये कंडेंस होकर के कहाँ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे। तो ये जो पानी का सप्लाई जो है ना यहाँ पे, ये वाला पानी का सप्लाई कंटिन्यूसली इस वाले ट्यूब को ठंडा रख रही है। वाटर वेपर्स आते वो गर्म तो कर रहे हैं इसको, और वाटर वेपर्स के द्वारा जो गर्म किया गया है वो ये वाटर टैप का जो फ्लो है वो कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं वाटर कंडेंसर। ये वाटर को कंडेंस करता है विद द हेल्प ऑफ टैप वाटर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। इसी जो अभी जो आपने समझा है, इसको हम बोलते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। और ये जो सिंपल डिस्टिलेशन है, इसी का यूज किया था दुबई में। दुबई के लोगों को पानी पिलाने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। सर मतलब जो थर्मामीटर दुबई उसका में मतलब स्टीम के टेम्परेचर को नापना होता है ना खाली? हाँ बेटा, क्योंकि सॉल्ट तो पहले मेल्ट होगा। यस सर। सर अगर थर्मामीटर जो हमारा लिक्विड कंटेंट है, मतलब जो हमारा मिक्सचर है, उससे टच करेगा तो क्या वो करेक्ट अपैरेटस होगा? नहीं बेटा, नहीं होगा, क्योंकि आपको वो वेपर से ऑब्जर्व करना है। अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ओके सर। वो काफी ब्यूटीफुल है, एंड आई फील कि बहुत समय लगेगा इंडिया में ऐसी चीजें होने के लिए। इट इज नॉट लाइक कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सिंपल डिस्टिलेशन से ही पानी पीना चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ कि दुबई ने कैसे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। इंडिया में तो एक पुल बनता है तो वो भी टूट जाता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन। अब देखिए यहाँ पे, ये दुबई का सिंपल डिस्टिलेशन प्लांट है, जो कि समुद्र से पानी लेता है और उसको फिल्टर करके पूरे शहर में देता है। और आपको पता है, आपसे ज्यादा दुबई के लोग पानी यूज करते हैं, ठीक है। दुबई के लोग ज्यादा पानी यूज करते हैं इंडिया का मुकाबले, जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया है। यू कैन अंडरस्टैंड कि even if they are having shortage of water, still they are not very much worried about how they are getting water, because they have lots of oil which can be used to convert
saline water into fresh water, or you can distilled water. Okay. Then after carrying out this simple distillation, just simply add necessary minerals to the water and send it to the entire city. यस सर। सर एक और बार समझा तो, एक्चुअली में डिस्कनेक्ट हो गया था ये दुबई वाला सिर्फ। बेटा उनके पास सिंपल डिस्टिलेशन प्लांट है जो आप अभी नेट पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे वो ऑयल रिफाइनरीज ऑयल का यूज करके कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। मैं यही समझा रहा हूँ तुमसे। सर हमें डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जितना पानी मिलता होगा उससे ज्यादा वो तो वेस्ट हो जाता होगा ना, क्योंकि नहीं बेटा टैप वाटर आ रहा है। कहाँ बेटा ये आरओ नहीं है, डिस्टिलेशन है। जितना पानी तुमने वेपराइज किया उतना तो कंडेंस होगा ही होगा। अगर कहीं से वो एस्केप नहीं हो रहा है तो ठीक है। Yes, ये दूसरा व्यू है उसी का, और सब ब्लड है। जैसे आप देख सकते हैं कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए कितने कंसर्न है। बेसिकली अगर आप मतलब यहाँ पे एक इंडियन यूट्यूबर है विवेक बिंद्रा जी, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, तो वहां पे बताया है कि किस तरह से दुबई फ्यूचरिस्टिक सोच का है। तो जो वहाँ के जो प्रिंस हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है उनका, तो उनकी जो फ्यूचरिस्टिक सोच है दैट इज वेरी मच इम्प्रेसिव। तो आप जा करके वो वीडियो जरूर देखें, दैट इज अ वेरी गुड वीडियो दैट टेल्स हाउ दुबई इज कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी एंड just they are just proving that nothing is impossible. यस सर, बहुत टेक्नोलॉजी है उनमें पिछले 30 to 40 इयर्स में। दुबई की जो बेटा वहाँ का जो लैंड है that is not suitable for building skyscraper, but you know the everything that यस सर, largest कंस्ट्रक्शन के लिए वो नहीं है। ठीक है। तो it is all about domination a human can have and building all your hopes through technique and technology. तो एक बार जाके उस पर्टिकुलर जो प्रिंस है उनके बारे में आप सुना जरूर, वो किस तरह से फ्यूचर की चीज लेकर के आ रहे हैं, अपना खुद का डिज्नीलैंड खोल रहे हैं। तो नाउ दुबई इज वेरी मच अवेयर कि उनका जो कहाँ पर है होने वाला है। ठीक है, आप बस विवेक बिंद्रा दुबई सर्च कीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली अगर आप टेक्नोलॉजी को ना कंस्ट्रक्टिव यूज करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया हाउ Dubai is working, that was very much impressive for me also, how Dubai is doing this thing. And no doubt you know that how they are earning. In lot of my friend are working as a teacher there. ठीक है। तो अगर इंडिया में किसी टीचर को मतलब नॉन स्कूल टीचर को मान लो 1.5-2 लाख सैलरी मिलती है, तो वहां पे उसी टीचर को 8-10 लाख सैलरी आराम से मिल जाती है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड वहां पे वे ऑफ अर्निंग इज हाई एंड चीप लेबर मिल जाते हैं। उनके हिसाब से इंडियंस का चीप लेबर, सस्ते लेबर है हम, इसलिए वो इंडिया से लेबर्स बुलाते हैं काम करवाने के लिए। आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, टॉपिक हियर ओनली। यस सर, मैंने देखी हुई है। देखिए आपने वीडियो? यस सर, मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सर मैं फॉलो करता हूँ, उसकी देखी है मैंने वीडियो। वेरी गुड। ओके, चलिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई कि हम सॉलिड एंड लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है। नाउ वी आर स्विचिंग टू सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स। एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो लाइबेक्स कंडेंसर होता है, इसमें सबसे कोल्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? गुड क्वेश्चन। नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, सर बॉटम वाला। क्योंकि सर ये जहाँ आया से था पानी डीपीपी एंटर कर में। रहा है। होल्डर। सर डीपीपी में पूछा था लाइबेक्स कंडेंसर का सबसे सर कोल्डेस्ट ऐसा पार्ट क्यों होता है? बेटा पानी का फ्लो तो यहीं से सर है ना, वहीं से ठंडा एंटर हुआ है ना, और जहाँ धीरे तक धीरे water गर्म inlet होता है। तो यहीं पे सर वाटर कंटेंट यहीं पे इसलिए ठंडा भी कर रहा है और सबसे ठंडा पार्ट भी।
Yes. So now we are moving to new topic, that is separation of two liquids. अब हम दो लिक्विड के सेपरेशन की बात करने वाले हैं. अब देखिए, जब दो लिक्विड की बात कर ही रहा हूं तो मैं ये भी बता दूं कि दो लिक्विड्स या तो आपस में मिक्सिबल हो सकते हैं या तो इमिक्सिबल हो सकते हैं. जब मैं बोलता हूं मिक्सिबल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली मिक्स हो जाए एक साथ. इमिक्सिबल की बात करूं, डू नॉट. Sir, like water and oil. Yes. Example: alcohol and water, oil and water are immiscible. So you can see मिक्सिबल और इमिक्सिबल क्या है. मैं कोशिश करता हूँ कुछ डायग्राम्स दिखा के लाऊं, कुछ पिक्चर्स दिखा के लाऊं, ताकि आपको बेटर विजुअलाइजेशन हो. Yes, sir. सर कोलॉइड्स का सॉल्यूशन इमिसिबल होता है कि मिसिबल होता है जब हम उसे लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं? डिपेंड करेगा बेटा, डिफरेंट डिफरेंट जो है केसेस में डिपेंड करता है. आप कंप्लीटली मिक्सिबल भी नहीं कर सकते. सर मैंने उसका आंसर में एनी टू लिक्विड्स लिखा था, मेरा मैम ने गलत कर दिया, बोला सिर्फ और सिर्फ इमिसिबल लिक्विड्स होगा. मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे कोलॉइड्स में यस सर कोलॉइड्स में बेटा मैंने एनी टू लिक्विड लिखा ताकि कोई भी हो सके. देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर लेकर के आया हूँ. आइस क्यूब्स पे ध्यान ना दें, अब इसे आप इग्नोर कीजिए, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए. अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे अल्कोहल भी है, इसमें प्रेजेंट वाटर भी है, लेकिन क्या आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कहाँ पानी है और कहाँ अल्कोहल है? No, sir. तो सर ना सर, सेपरेशन की मार्जिन विजिबल नहीं है. This is all about miscible liquids. ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑयल एंड वाटर. Have a look at this. आप सभी देख सकते हैं कि ये आपका ऑयल है. ऑयल एंड वाटर. Sir, इसमें बाउंड्री भी दिख रही है हमको. क्या? एकदम अलग है. Sir, बाउंड्री भी विजिबल है और ये हेट्रोजीनियस है. आप हेट्रोजीनियस है. यस सर. हाँ, हेट्रोजीनियस है. और आप देख सकते हैं यहाँ पे they are not mixing with each other, that's why they are immiscible liquids. Yes, sir. ठीक है, ओके. तो हम समझेंगे कि हम कैसे इनको सेपरेट करते हैं. ये जो आपका मिक्सिबल लिक्विड्स होते हैं, they can be separated by fraction. Fractional distillation. पेट्रोलियम जैसे. लाइक द क्रूड ऑयल. इमिक्सिबल के लिए यूज करते हैं हम सेपरेटिंग फनल. यस सर, सेपरेटिंग फनल पिछली क्लास में भी पढ़ा था. हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेशन करते हैं. पहली क्लास में पढ़ा है हमने? यस सर. नहीं बेटा, नहीं सर पढ़ा है. यस सर, पढ़ा है. 7 क्लास 6 में पढ़ा था. यस सर, 7 सेवेंथ क्लास में हाँ ये सब फिर कोल एंड फ्यूल में. यस सर, था एनसीईआरटी में. शांत हो जाइए. पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा. आप बस झगड़ा ना करें. सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये बात आपको समझ में आ गई है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है, मान लो ए और बी, अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 25 केल्विन से ज्यादा है तो सिंपल, अगर अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 केल्विन, तो क्या हम यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक खासियत है कि ऐसे मिक्सचर जहां पे आपके जो मिक्सचर कंस्टिट्यूएंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफी कम है, तो हम क्या यूज करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? अब लिखोगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, को मैं कॉपी मार देता हूं आप लोगों के लिए। This is the definition of फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन, बट इन फ्रैक्शन। और यहाँ पे जो डिस्टिलेट है, समझिएगा डिस्टिलेट का मतलब क्या है? डिस्टिलेट का मतलब ये जो है फ्रैक्शन में कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट टेम्परेचर पे। स्टेटमेंट समझ में आया आप सभी को? सर फ्रैक्शन में कलेक्ट किया जाता है, मतलब Yes, sir. समझ में क्या बेटा? अलग 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 क्या नहीं है समझ में? नहीं सर आ गया, सर आ गया। मेरा नेटवर्क एरर था इसलिए आप एक बार फिर से बताएं। मैंने बताया बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दरअसल एक प्रोसेस है जहां पे दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं, और यहाँ पे जो आपको डिस्टिलेट मिल रहा है, जो बीकर में कंडेंस होकर के आ रहा है सब्सटेंस, उसको फ्रैक्शन में कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम है। तो जरा सी सावधानी अगर आपने केयरलेस दिखाई तो सारा का सारा लिक्विड क्या हो जाएगा? बॉयल हो जाएगा और सारा का सारा बीकर में आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टिलेशन फ्लास्क से बीकर तक आने तक आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। ये प्रोसेस बहुत केयरफुली। अब क्या सर होता है? फ्रैक्शन में कलेक्ट होता है, मतलब समझ नहीं आया सर, एक बार बता दो। क्या सर उसमें लिखा है ना कलेक्टेड इन फ्रैक्शन। अभी आ जाएगा समझ में, अभी आ जाएगा। इक्वल क्वांटिटी। मेरे को बता, ऐसा कहना है एक्सप्लेन। ये एक स्टैंड है बेटा, और ये आपका बीकर है, आपको पता है। ये आपका डिस्टिलेट कंटेनर है, बीकर बोल सकते हो। इसके अंदर ही आप कंडेंस करके लिक्विड कनेक्ट करने वाले हैं। ये आपका 1 सेकेंड लाइव एक्स कंडेंसर है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को, आपको आता है अच्छे से समझ में। ठीक है, ये आपका ट्रैप और स्टैंड है, ये बर्नर है, ये वायर गॉज है। ठीक है, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है। अब यहाँ जो मिक्सचर लिया है मैंने, वो लिया है अल्कोहल एंड वाटर का। अब समझने वाली बात यह है कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और आप देख सकते हो कि बीच में 22 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ठीक है। अब यहाँ पे आप एक नया तरह का कॉलम देख रहे हैं। पहले क्या था, यहीं से कनेक्ट, ये जो चीज है यहीं से जुड़ा हुआ था, ये वाला पार्ट, ये वाला सीधा यहीं से जुड़ा हुआ था, है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. बट Yes, sir. अब एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये क्या है? इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब ये क्या होता है? ये दरअसल टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पे आपको एक बात तो आप सभी समझते हैं कि यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, यहाँ थोड़ा कम और कम और कम। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर की ओर टेम्परेचर कम होने वाला है। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आप देख सकते क्योंकि हैं मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस कम हो कारण जाएंगी। यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 79, यहाँ पे 78, ऐसे करके बढ़ेगा टेम्परेचर। क्या बोल रहे हो बेटा, फिर से बोलो। चलिए, अब ये टेम्परेचर ग्रेडियंट बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी छोटे छोटे ग्लास बीड्स की। तो ये क्या है? ग्लास बीड्स है, छोटे छोटे कंचे टाइप से हैं। आप सभी ने कंचा देखा होगा, तो ये वैसे वैसे ही ग्लास के छोटे छोटे बीड्स हैं, बोले हैं, जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। ये क्यों डाले हुए हैं ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आ जाएगा आप सभी को। तो अभी तक मैंने आप सभी को पूरा पूरा अपैरेटस दिखा दिया है। वंस अगेन, वाटर यहाँ से आ रहा है और वाटर यहाँ से जा रहा है। ठीक है, थर्मोमीटर है, ये टेम्परेचर नोट करेगा। तो थर्मोमीटर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 डिग्री सेल्सियस तक नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि किस तरह से ये पर्टिकुलर रिएक्शन होने वाली है। लेट मी ब्रिंग द डायग्राम वंस अगेन। सर एक बार डेफिनेशन शो कर देना इसको समझाने के बाद। क्या? Yes, sir. क्या बेटा? तो डेफिनेशन थोड़ी सी रह गई, एक बार इसके बाद समझाने के बाद शो कर देना। डेफिनेशन ले लेना बेटा, एक बार मैं प्रोसेस समझा दूं। सर मतलब सिंपल डिस्टिलेशन की जो प्रोसेस है वो इमिसिबल के लिए यूज होती है। बेटा मिक्सिबल का यूज करते हैं हम। नहीं सर, सिंपल डिस्टिलेशन की मतलब सर अभी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपने लिखवाया ना कि मिक्सिबल सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं, तो फिर सिंपल वो सॉलिड और लिक्विड के लिए होता है, सिंपल और ये सब लिक्विड और लिक्विड। ओके सर, ठीक है। समझिएगा, सुनिएगा। सिंपल डिस्टिलेशन में आप सॉलिड लिक्विड को सेपरेट करते हो, और अगर आप मिक्सिबल लिक्विड को करना भी चाहते हो तो हमें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है वो 25 केल्विन से कम होना चाहिए, तो ज्यादा होना चाहिए। सिंपल डिस्टिलेशन में ज्यादा होना ये चाहिए। सर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब हमें समझना है पूरा प्रोसेस होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, ये जो ग्लास बीड्स में डाले हैं ना, इसके कारण क्या होगा? वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट होगा। कैसे होगा देखते हैं। अभी आपने अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर लिया, आपने हीट करना चालू किया। आपको पता है कि अल्कोहल डिग्री सेल्सियस बॉईल होगा और वाटर जो कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल होगा। जब आप डायरेक्ट हीटिंग करोगे तो अनकंट्रोल हीटिंग होने वाली है, तो दोनों ही क्या होंगे? दोनों का वेपर बनेंगे। ये आपके वाटर का वेपर और ये आपके अल्कोहल का वेपर, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों धीरे धीरे कहाँ चढ़ेंगे? ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो आपका वाटर है ये निकलना चाहेगा यूं यूं करके, यूं यूं करके। आपका जो अल्कोहल है वो भी निकलना चाहेगा यूं यूं करके, है ना। इन कंचों के बीच निकलने की कोशिश करेगा, ग्लास बीड्स के थ्रू निकलने की कोशिश करेगा। अब एक चीज बताइए आप, जब ये इनके बीच निकल रहा होगा, ठीक है, तो क्या होने क्या वाला है? टेम्परेचर कम होगा सर। ये ऑब्स्टेकल फेस करेंगे। यस सर, वेपर्स टकराएंगे उनसे। कभी इसको यहाँ पे, कभी यहाँ पे, तो क्या होगा? उस दौरान ये कंडेंस भी होगा। आप जानते हो क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होगा, तो अगर वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है वो कंडेंस हो जाएगा। am I right? यस सर। यस सर। Now look at here. सर ये जो थर्मामीटर है सर, ये तो हमें नीचे लगाना चाहिए ना, ये हमने ऊपर क्यों लगाया है? इसके टेम्परेचर से हमें ज्यादा क्या फर्क? नाउ अब क्या होगा? दोनों ही कंडेंस होंगे, और जब दोनों कंडेंस होंगे
तो दोनों वापस भी आएंगे, नीचे भी गिरेंगे, है ना। अब और हीट यस करो, सर। टेम्परेचर और बढ़ेगा। ऐसा मान लो पहले यहाँ पे था 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यहाँ पे 70 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 75 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आप देख सकते हो पहले टेम्परेचर कम था तो दोनों कंडेंस हो रहे थे, अब टेम्परेचर यहाँ पहुंच गया 80, यहाँ 79 और यहाँ 78। अब एक चीज बताओ, क्या अल्कोहल कंडेंस होगा? क्योंकि जब नो सर। नो सर, यहाँ पे उसके टेम्परेचर नहीं है। और थर्मोमीटर पे क्या रहा है कि 70 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ टेम्परेचर कितना है 70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या अल्कोहल कंडेंस होगा? क्योंकि अगर यहाँ 78 आ गया तो नीचे तो क्या होगा 79 होगा, 80 होगा, यानी उसके बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होगा। अगर उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर है तो कंडेंस नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, अल्कोहल वेपर के फॉर्म में निकलेगा, यूं करके जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर होने का मतलब? बेटा एक चीज बता, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या वाटर लिक्विड में होगा? नो सर। नो सर। जो क्वेश्चन पूछता वो आंसर नहीं करता। बेटा आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड हाँ सर, मैंने किया था, वो दूसरा बच्चा बोल रहा था ना, तो मेरी आवाज नहीं आई होगी। नहीं तो अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है तो वाटर तो गैसेस फॉर्म में ही होगा ना। सिमिलरली अगर यहाँ पे टेम्परेचर 78 पहुंच गया है और नीचे तो इससे ज्यादा ही होगा, 78 से ज्यादा होगा टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली बात है अल्कोहल का जो वेपर है वो कंडेंस नहीं हो सकता, वो गैसेस फॉर्म में रहेगा। तब अल्कोहल का जो वेपर है वो यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो जगह तो थी नहीं, अब वो यहाँ पे आ गया अल्कोहल का वेपर, ठीक है। जैसे अल्कोहल का वेपर यहाँ पे आया, उसने फिर कोल्डर वॉल एक्सपीरियंस किया और वापस से कंडेंस हो गया। और आप देख सकते हैं कि अल्कोहल कंडेंस होकर के यहाँ पे इकट्ठा हो गया। और हाँ ध्यान रखिएगा, जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है आपको थर्मामीटर की रीडिंग कितनी मेंटेन करवानी पड़ेगी, ये कांस्टेंट रखवाना पड़ेगा, ये मेंटेन करना पड़ेगा वो कांस्टेंट इतना ही। यू हैव टू मेंटेन 70 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस थर्मामीटर, एंड बाय डूइंग दिस आप ये इंश्योर करोगे कि जितना भी अल्कोहल यहाँ प्रेजेंट है, आप सारा का सारा उसे वेपर की फॉर्म में यहाँ पे लेकर के आओगे और कंडेंस करवा लोगे। और ध्यान दीजिएगा, जब 70 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स अल्कोहल के आराम से निकल जा रहे थे, तो मैं बात करूं अगर वाटर की, तो वाटर के भी बेचारे कोशिश कर रहे थे मैं भी जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंच रहे थे टेम्परेचर तो कम है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वापस से कंडेंस होकर के नीचे, फिर से ऊपर उठा वेपर के फॉर्म में, फिर से कंडेंस हुआ, फिर नीचे। जैसे ही आपको आखिरी ड्रॉप, मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अभी ड्रॉप दिखना बंद हो जाएंगे आपको अल्कोहल के इस टेम्परेचर पे, ठीक है। जैसे ही आपको एक ड्रॉप, आखिरी ड्रॉप दिखे कि हाँ उसके बाद एक भी ड्रॉप नहीं आ रहा है अल्कोहल का, तो अभी बीकर हटा दीजिए और नया बीकर लेकर के आइए और अब करिए हीटिंग जितनी आप कर सकते हैं। आसान भाषा में यहाँ टेम्परेचर कितने लेके जाइए आप, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना होगा 102, ठीक है, या फिर 103, 104, ऐसा कुछ हो जाएगा। उससे क्या होगा, सारा का सारा वेपर जो है, मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ, सारा का सारा वेपर है वाटर का, अब वो उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई ग्लास बीट नहीं रोक पाएगा। अब वो यहाँ पे आएगा, फिर से वो कोल्डर वॉल के कांटेक्ट में आने वाला है और वो वापस से ठंडा हो जाएगा। इस बार आपको किसके ड्रॉपलेट्स मिलेंगे, वाटर के, और आपके पास अल्कोहल 7 वहां जाके वेपर क्यों रही वाला अभी भी नहीं आया समझ मुझे। क्या नहीं समझ आया बेटा? सर अल्कोहल वाला कि वो 70 डिग्री सेल्सियस के बाद भी फिर वेपर ही क्यों रहा? बेटा तू एक चीज बता मुझे, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा? वेपर। क्यों होगा? वेपर क्यों होगा बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों होगा? क्योंकि सर उसके बाद वो बॉइलिंग पॉइंट है ना उसका। वही तो आप फिर ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर है फ्रैक्शनेटिंग, तो ऊपर का टेम्परेचर तो 76 है ना यहाँ पे। कहाँ बेटा 78 लिखा हुआ है। सर उससे बाद तो 77 आएगा ना फिर। कहाँ है बेटा 77? अब वो कहाँ लिखा है? मैं पहले वाले केस में जब मैंने बोल दिया,
समझ नहीं आया आप लोग आपको? नहीं सर। चलिए इसको दोबारा समझ लेते हैं हम। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ध्यान से सुने। अगर आप इधर उधर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुए तो पूरा पूरा टॉपिक उड़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है और हर बार आता है। जब भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा या जीएसटीसी क्वेश्चंस होंगे, इससे क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है, इसलिए दोबारा रिपीट भी कर रहा हूं मैं। अच्छा, कितने बच्चों को समझ में आया अभी तक? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। और किस किस को नहीं आया वो भी लिखें। Okay, so lot of students are saying कि clear है, I'm happy. सब मिस्टेबल वाला और उसमें नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके सर। तो बेटा ओके सर। आप एक बार अभी आप सभी ध्यान से पढ़ना, ठीक है? एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सुनना है मास्टर क्या कह रहा है। देखो आप पढ़े हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और आपको ये बताया गया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस होता है, ध्यान सुनिएगा, डिफरेंस वो लेस देन 25 केल्विन होता है, ये 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो आपको मिक्सचर मिला है वो ये मिला है अल्कोहल एंड वाटर का। ये आपके पास अल्कोहल है, ये आपके पास वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका होता है 7, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 22 डिग्री सेल्सियस आएगा, जो कि लेस है 25 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी यस सर। लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या यूज करना है। ठीक है, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है टेम्परेचर तो आपको यूज करना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है समझिएगा, आपने वही डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया, उसमें अपने अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया, उसको हीट किया। जब आपने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो एक नए तरह के कॉलम में आएगा, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड दैट इज पैक्ड विद ग्लास बीड्स। ये ग्लास बीड्स डाले यहाँ पे, छोटे छोटे कंचे डाले बेटा। आप अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो ट्रांसपेरेंट कंचे होते हैं सामने। बेटा लेट मी कंप्लीट, देन यू आस्क व्हाटएवर यू वांट टू से। आप लोग बीच में बोलते हो ना, इस वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। लेट योर टीचर कंप्लीट फर्स्ट, देन से व्हाटएवर यू वांट टू से। अगर डाउट है तो बोलो सर डाउट, डोंट स्पीक इन बिटवीन। तो वी आर स्टार्टिंग विद, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या होगा, आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया और वहां पे अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर ले लिया। जब उसको हीट करोगे तो इसके वेपर जो है डायरेक्ट इसमें ना जा करके एक नए तरह के कॉलम में जा रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब होगा क्या, यहाँ जो हीटिंग चल रही है वो है अनकंट्रोल्ड हीटिंग। अनकंट्रोल्ड हीटिंग का मतलब होता है कि आपके बस में कुछ नहीं है, टेम्परेचर कितना भी जा सकता है। आसान भाषा में आपका जो अल्कोहल है वो भी बॉईल हो रहा है और वाटर है वो भी बॉईल हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, दोनों को वेपर आएंगे। तो ये आया अल्कोहल का वेपर ऊपर आया और ये आया वाटर का वेपर, दोनों वेपर ऊपर आए। अब समझिएगा, जैसे जैसे ये आपका मान लो सोर्स ऑफ हीटिंग है, इससे जितना ऊपर आप जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो मान लो इनिशियली यहाँ पे टेम्परेचर था, यहाँ टेम्परेचर मान लो 102 डिग्री सेल्सियस था, और यहाँ कितना है 60, सॉरी यहाँ कितना है 78, यहाँ कितना है 76, यहाँ कितना है 74, यहाँ कितना है 72। अब होगा क्या, अल्कोहल के वेपर वाटर के दोनों पर आए, जैसे ही वो दोनों यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इस एरिया में जो टेम्परेचर है इस वक्त कितना है 78। तो वाटर का जो वेपर है वो तो फटाफट कंडेंस होकर क्या करेगा, नीचे करेगा कि नहीं करेगा,
वापस नीचे गिरेगा। यस यस सर। सर। अल्कोहल जो है, अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो यहाँ पे तो कंडेंस नहीं होने वाले 78 पे, वो थोड़े और ऊपर जाएंगे, और जैसे ऊपर जाएंगे 78 से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो भी कंडेंस होकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये चलता रहेगा कब तक, जब तक यहां तक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या उससे ऊपर ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आप हीट करते गए, एक स्टेज ऐसा आया कि जब टेम्परेचर यहाँ पहुंच गया 70 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ भी 78 होगा क्योंकि ये यहीं का टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। यहाँ 79, यहाँ पे 80। वाटर का वेपर, सॉरी अल्कोहल का वेपर भी ऊपर आया, वाटर का वेपर भी ऊपर आया। अब आप देख सकते हैं कि वाटर के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यहाँ पे 80 है, तो वापस से कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगा वाटर का वेपर। लेकिन जो आपका अल्कोहल का वेपर है उसके लिए टेम्परेचर काफी ऑप्टिमम है, और ये फिर वेपर ऊपर तक जाएगा। जैसे वो इससे बाहर निकल गया, अब वो ढूंढने का रास्ता, स्केप होल ढूंढेगा, वो उसको यहाँ दिख जाएगा। और जैसे वो यहाँ पे आएगा, वो यहाँ इस ट्यूब के कोल्डर वॉल से कांटेक्ट में आने वाला अल्कोहल। ठीक है, और जैसे ही उसी कांटेक्ट में आएगा, इट इज गोइंग टू कंडेंस और आपको लिक्विड अल्कोहल मिल जाएगा यहाँ पे। ये आप करते रहिए, कब तक करते रहिए, जब तक कि आखिरी बूंद ना मिल जाए अल्कोहल की। और यहाँ टेम्परेचर कंटिन्यूसली मेंटेन कीजिए 78 डिग्री सेल्सियस। जब तक आप 78 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे, बूंद बूंद करके अल्कोहल ये निकलता रहेगा। आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद सारा अल्कोहल यहाँ पे आ जाएगा सारा। अब यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ पानी बचेगा। ठीक है, तो मान लो उसका तो कोई और इम्प्योरिटी भी है, ठीक है, कोई सॉइल इम्प्योरिटी है मिला हुआ है, मैं चाहता हूँ पानी भी सेपरेट करूँ मैं, तो अब क्या कीजिए आप, अब आप कंट्रोल हीटिंग जो कर रहे थे, ठीक है, अब आप इसको पूरे फुल फ्लेज बढ़ा दीजिए स्पीड बर्नर की, और टेम्परेचर को लेके जाइए 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब अगर यहाँ 100 डिग्री हो गया तो यहाँ कितना होगा, 102, 103, 104। अब जो वाटर वेपर निकलेंगे, वो कंडेंस नहीं होने वाले, सब मुसीबतों को सामना करते हुए वो भी यहाँ पे आएंगे, और फिर आपका वाटर भी कंडेंस हो जाएगा। वाटर कलेक्ट कर लोगे नए बीकर में, तो इस तरह से अल्कोहल भी सेपरेट, वाटर भी सेपरेट। समझ में आया कि नहीं आया? सर यस सर। सर जब सर आ हम गया। वाटर को सर जब हम सेपरेट करेंगे तो सर ग्लास बीड्स होंगे या नहीं होंगे? क्या बेटा, क्या? सर जब हम वाटर का सर जब हम करेंगे प्रोसेस, तो सर उस टाइम सर ग्लास बीड्स होंगे या नहीं होंगे? होंगे बेटा, उसमें भी होंगे। आप एक कंस्टिट्यूएंट को हटाते वक्त थोड़ा सा पूरा पैटर्न चेंज कर दोगे, जब आप हो ही रहे तो उसी में हो जाएगा आराम से। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट था। बोलो बेटा। सर एक बार इसकी डेफिनेशन बता दो ऊपर स्क्रॉल करके। अरे बेटा डेफिनेशन को छोड़ो, अभी तुम पहले बताओ ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, समझ आ गया। सर मैं कह रही थी जो लास्ट में आपने कंडेंस वाला बताया सर, वो कैसे होगा, मतलब वो क्या बेटा, समझ क्या डाउट है? सर आपने बताया कि वेपर जो अल्कोहल और वाटर दोनों के जो वेपर्स हैं 1 बाय 1, सर वो लास्ट ठीक के है। ट्यूब तक आ जाएंगे, एंड फिर वहाँ पे आपने बेटा बताया जैसे वो उस ट्यूब में जाएंगे वहाँ पे वो कंडेंस हो जाएंगे। सर वो कंडेंस कैसे हो गए, वो मुझे समझ नहीं आया। बेटा एक चीज बता, तेरे घर जो मेहमान आते हैं, तुमने कभी ठंडा पानी पिलाया है? यस सर। तो इस तरह गिलास में दिया होगा पानी, है ना, वो फ्रिज से निकल चिल्ड वाटर दिया था, और तुम्हें चिल्ड वाटर जब दिया था तो उसके आउटर सरफेस पे भी वाटर के लेयर्स आ गए थे कि नहीं आ गए थे? यस सर। तुमने पानी गिराया था तो ट्यूब से वहां से एयर अंदर और बाहर जाएगी, इसलिए वो ठंडा हो जाएगा मतलब? नहीं, पहले आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि ये जो पानी यहाँ पे आ गया है, इस लेयर, पानी की लेयर जो यहाँ पे आई है ठंडे गिलास के लेयर पे, सॉरी ठंडे गिलास पे, कहाँ से आया? तो आउटर में जो एयर था उसके कारण आया। क्यों आया? घबराने वाली कोई बात नहीं, आप आराम से फ्री का आंसर करो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो आपको वेट करना है। सर क्योंकि उसकी वेपर मतलब सर पानी वो बहुत ठंडा था, देन सर बाहर के टेम्परेचर से अंदर का ज्यादा कोल्ड था,
जैसे कंट्रोल ठीक उसके है, सब तो जब जाया गया तो इसलिए वो वाटर ड्रॉपलेट आ गई। देखो बेटा, आपका जो एयर है ना, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसके अंदर भी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और जैसे ही वाटर वेपर इस कोल्डर सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे ना, वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और आपको पानी का क्लियर दिखेगा। यहाँ पे सिखाया है कि नहीं सिखाया मैंने क्लास में? यस सर। वही तो बेटा यहाँ हो रहा है, यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा है। यहाँ स्टीफन हॉकिंग नहीं आए हैं। हॉकिंग है या हॉकिंस है? हॉकिंग, ठीक है। सर हॉकिंस। ओके। अब बेटा देखो होगा क्या, आप ठंडे पानी का टैप चलाया हुआ है, आपने कोल्ड वाटर यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये कोल्ड वाटर जो है ये यहाँ यहाँ बह रहा है, तो जब भी ठंडा पानी यहाँ बहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो आउटर जो इसका लेयर होगा ट्यूब का, उसको ठंडा करेगा ना, कि नहीं करेगा? अग्रीड? यस सर समझ अब आ एक चीज गया। बताओ, जैसे ही वो वेपर्स यहाँ पे आएंगे, वो इस कोल्ड लेयर के कांटेक्ट में आने वाले हैं, और तो कोल्ड लेयर कांटेक्ट में आएंगे, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देंगे, इसको खुद वो कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होकर क्या बनाएंगे, लिक्विड बना देंगे। आया समझ में? यस सर आ गया। सभी को समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट सर है मुझे एक इसमें? डाउट है। डाउट है, बोलो। सर ये जो ग्लास बीड होते हैं सर, इनका टेम्परेचर सर नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, फिर उससे कम होते हैं, या फिर ठंडे होते हैं? बेटा ग्लास बीड्स क्या है? ग्लास बीड्स कंचे हैं, ठीक है, ग्लास के छोटे छोटे कंचे हैं। टेम्परेचर आप डिस्टिलेशन फ्लास्क में दोगे, उसी का थोड़ा सा ग्रेडियंट होगा वहां पे। मान लो नीचे डिस्टिलेशन फ्लास्क में 102 है, तो वहां पे 80 होगा, 78 होगा। वहां पे दिखाया था मैंने आपको कि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ग्लास बीड्स 80 डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 78 है, डिपेंडिंग अपॉन रीजन। किस रीजन में आप देख रहे हो, ग्लास बीड के टेम्परेचर भी वेरी करने वाले हैं। जिस बच्चे को डेफिनेशन चाहिए थी वो डेफिनेशन ले ले। सर मैं बोल रहा था कि जब अल्कोहल अलग हो जाता है तो फिर वाटर जो वाटर बचता है उसका भी बता दो कि वाटर कैसे होता है फिर। बेटा जब अल्कोहल अलग हो गया ना, उसके बाद क्या बचा? पानी बचा। अब पानी को सेपरेट करना है, ठीक है, तो अगेन आपको पता है कि टेम्परेचर कितना है वाटर का, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री, सॉरी 100, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस बर्नर का फ्लेम बढ़ा दोगे, ठीक है, और ये 78 से लेकर जाओगे 100 डिग्री सेल्सियस। जब यहाँ पे 100 होगा तो यहाँ कितना होगा, 102, यहाँ कितना होगा 103, यहाँ कितना होगा 104। अब जो वाटर वेपर्स आएंगे यहाँ पे, वो कंडेंस नहीं होने वाले, वो पूरा वेपर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे अगेन कंडेंस होकर के यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। बस इतने से था। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये जो अल्कोहल है सर, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर ये सर वेपर्स में एग्जिस्ट करता है। तो सर अगर हमारे पास टॉप मोस्ट टेम्परेचर 79 है, तो सर उसके बाद भी तो वो लिक्विफाई हो सकता है ना, कंडेंस, अगर हम 78 ना करें। हाँ, तो आपको बेटा देखो बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा इस पे, और छोटी सी गलती और काम खत्म। यस सर, होगा कि नहीं होगा क्या आप भी क्या कर रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ कि जो 78 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो सर 79 में भी वो जो उसकी वेपर फॉर्म में होगा, 80 में भी होगा। तो सर अगर 78 के बदले 79 टेम्परेचर है, तो सर वो 79 से कम तो आगे भी हो सकता है ना, तो सर 79 में भी हो सकता है ना लिक्विफाई, कंडेंस। 79 बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट। यस सर, ठीक है, 78 में तो 78 78 में होगा सर, उससे ऊपर नहीं होगा। नहीं बेटा देखो, अगर टेम्परेचर ऊपर लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉयल हो जाएगा, पर बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ गया तो वो बॉयल थोड़ा ना होगा उसको 78 पे। देखो अगर आप मुझसे ये हो कि सर अगर बॉइलिंग पॉइंट 79 हो और 78 डिग्री सेल्सियस मैं दे दूं तो काम चलेगा? नहीं। अगर बॉइलिंग पॉइंट 78 है और आप 79 डिग्री सेल्सियस दे दो, चल जाएगा। ओके सर, समझ में आया? सर काम चल जाएगा। सर द डिस्टिलेट बीइंग कलेक्टेड इन फ्रैक्शंस, इसका मतलब यही है ना कि इसको तोड़ा जा रहा है।
आपने पहले आपने क्या कैलकुलेट किया? अल्कोहल किया, वो हो गया, फिर आपने क्या कैलकुलेट किया? वाटर किया। तो फ्रैक्शन ही तो कर रहे हो ना, एक साथ थोड़ा ना किया। सर जो समझ हमें में? फिर मिला, अगर अल्कोहल अलग हो गया फिर वाटर अलग करने की क्या जरूरत है? बेटा उसमें हो सकता है कोई डिजॉल्व इम्प्योरिटी हो जो आपको ना दिख रही हो। तो सर फिर ये तो फिर मिक्स हो जाएंगे, फिर इन्हें अलग करने का अग्रीड। क्या फायदा रहा? बेटा नए बीकर में डालना है, बेटा मैंने बोला है ये चीज। नए बीकर ओके लगाइए, वो बीकर हटा दीजिए, नया बीकर। सर तो जो हम फ्रैक्शन कलेक्ट का करते मतलब हैं, था कि एक चीज को प्योरीफाई राइट। करा फिर दूसरी को। हाँ, सिमिलरली अब एसीटोन और वाटर को भी सेपरेट कर सकते हैं। सर एक बार क्रूड ऑयल वेरिएशंस बता दीजिए बॉइलिंग पॉइंट में। क्या बेटा? सर क्रूड ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट वेरिएशंस। आप ही कह रहे हो पेट्रोलियम में डिफरेंट डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट है, उनका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हो मुझसे? यस मैम, यस सर। बेटा उसके अंदर 200 प्लस कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मैं किस चीज का बताऊं? सर मेन का बता दो, पेट्रोल डीजल। उससे पहले मेरा एक छोटा सा डाउट है, मैं पूछ लूं? देखो मैं डायग्राम निकाल लूं। सर ये आपने सेकंड अभी अभी स्टूडेंट कॉपी किया है, तो इसमें डिफरेंट टेम्परेचर की बात क्यों लिखा है नेक्स्ट लाइन में स्टार्टिंग में? सर जैसे जो बेटा आपने आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। के बाद आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे को। सर अब आ रही है? बेटा कोई बच्चा सुन लो इसकी बात, ट्रांसलेट कर दो क्या बोल रहा है ये। सर मैं ये कह रहा हूँ कि डिफरेंट टेम्परेचर जो लिखे उसके बाद क्या लिखा है आपने वर्ड? जोन लिखा है, जोन। कहाँ लिखा हुआ है? इन मोस्ट सिंपल टर्म्स लिखा बेटा वो। सर वो डिफरेंट टेम्परेचर उसके के बाद नीचे जो लिखा है ना जोन्स, सर जोन्स के बारे में पूछता। कहाँ लिखा है यार जोन? सर ये लिखा है सर नीचे, डिफरेंट के सर नीचे। वो डिफरेंट टेम्परेचर के बाद जो लिखा था वो वर्ड समझ नहीं आ रहा था। सर आप थर्ड लाइन में ठीक है। देखिए, वहां लिखा है फर्स्ट वर्ड। सर फोर्थ लाइन है, At सेकंड डेफिनेशन। बात करना एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसके बाद कहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है? आप इसकी बात कर रहे हो क्या? अरे सर उसके बाद सर नीचे सर अभी नीचे सेकंड In डेफिनेशन जो है most सर वो simple term of fraction for providing different temperature इसके बाद ये zones लिखा है। inside it, different temperature zones, temperature zones inside it, ये एक साथ है। During distillation, अब बताओ यार एकदम टाइट शब्द है तब भी नहीं समझ आ रहे हैं, बहुत दिक्कत है पढ़ाई में ध्यान। स्क्रीन धुंधली आ रही है। ठीक है, तो बेटा आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आप जो पेट्रोलियम होता है उसका भी सेपरेशन कर सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस सेपरेट होते हैं। आपका जो एलपीजी गैस है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पेट्रोल 70 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नैफ्थलीन 120 डिग्री सेल्सियस पे होता है, केरोसिन 170 डिग्री सेल्सियस पे होता है, डीजल 270 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का इसमें नहीं दिया हुआ, ठीक है, बिटुमेन दिया हुआ है 340 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। So this is how we use it in as application in separation of different components or constituents of your petroleum. सर नैप्थलीन सबलाइम भी हो जाता है? हाँ बेटा सबलाइम भी हो सकता है। सर जब हम डिस्टिलेशन करते हैं सर, तो सर जो हमें बाहर मिलता है वो तो हमारा हो जाता है डिस्टिलेट, लेकिन सर जो उसमें बच जाता है जो हमारे डिस्टिलेशन फ्लास्क है सर, हम उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यू। वही कहते हैं ना, और कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है? ओके बोलो क्या हुआ, कुछ कह सकते हो?
सर कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है ना, और वही है ना? हाँ वही रेसिड्यू होगा। ओके सर। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आप सभी नोट करेंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि it is used to separate mixture of miscible liquids like alcohol and water, acetone and water. It is used to separate crude oil, petroleum into useful fractions like kerosene, petroleum, and diesel. It is used to separate different components of air. Very important. इसको भी हम समझेंगे और एग्जाम में आता भी है कई बार। Can you repeat it? स्क्रीनशॉट लीजिए जिसने नहीं लिया है। सर टेकन। अरे कौन है भाई ये? बेटा गाने वाने मत बजाओ यहाँ पे क्लास में। गलत जगह आ गए हो, सारे गांव पाव में जाओ। चलिए अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ द एयर। सभी ने कर लिया, नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, बस लास्ट पॉइंट रह गया। जल्दी करो। सर हम सब्लिमेबल सब्सटेंसेस को किसी भी तरह उसकी जो लिक्विड स्टेट है उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते ना? क्या बेटा? सर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस को किसी भी तरह जो लिक्विड स्टेट है उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता ना? कुछ मेथड है करने का? नहीं नहीं बेटा, ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा। सर सर हो गया। सर आपने जो ये बगल में डायग्राम बनाया पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल कॉलम का, उसमें हर एक सब्सटेंस के नीचे जो टेम्परेचर लिखा है उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, जैसे डीजल के नीचे 270 डिग्री उसका बॉइलिंग। ओके सर। हाँ बेटा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। सर हो गया, थैंक यू। We are now going to study separation of different components of air. ठीक है? देखिए अगर मैं बात करूं आपकी गैसेस की, जो आपकी गैसेस हैं दे आर अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, एंड दे कंटेन गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, देन सेकंड मेजर इज ऑक्सीजन एंड थर्ड मेजर इज आर्गन। तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, लेकिन जो हम सेपरेट करते हैं इस क्लास में, इस सिलेबस में, वो है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर वेपर्स, हीलियम, आर्गन, ज़ीनॉन, नियॉन, ठीक है, तो क्रिप्टन, these all सर are कार्बन डाइऑक्साइड H2O particularly लिखा है।
क्या बेटा? सर वाटर कार्बन वेपर नहीं डाइऑक्साइड होगा? के बाद H2O लिखा है। हाँ बेटा, वाटर वेपर भी तो होते हैं एनवायरमेंट में। यस सर। पानी का वेपर नहीं होता क्या? सर होता है। होता है ना, होता है। इसमें जो मेजर होता है गैस वो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। इसका हम सेपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है? Yes. अगर मैं बात करूं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, let to drink their boiling points. They are present in a concise way and easier to extrapolate. So these are the boiling points of the three major gases which we are going to separate now. ठीक है? नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? नाइट्रोजन। 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 देखिए नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर उतना वो छोटा नंबर होगा। तो सबसे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका है, फिर इसका है। होगा क्या? ठीक है, सबसे आपका जो एयर है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं ताकि उसके अंदर यानी क्या बोलते हैं माइक्रोपॉलिटन पार्टिकल सब कुछ फिल्टर आउट हो जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ एयर मिले। अब जो एयर है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ना कंप्रेसर है बेटा, ये दबाएगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, आवाज आ रही है। Audible. अरे बेटा हाँ आप जी, लोग सर। नेटवर्क में बैठा करो, मैं उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। सर अब आ रही है, सर आ रही है। ठीक है, तो अब दैट एयर इज सेंट टू दिस पर्टिकुलर चैम्बर। यहाँ पे जो ये बेटा पिस्टन्स हैं ये एयर को दबाएगा फिर रिलीज करेगा, दबाएगा फिर रिलीज करेगा। इससे क्या होगा, आपका जो एयर है वो गर्म हो जाएगा, है ना? कंप्रेस करने पे एयर गर्म होता है, आपको पता है कोलिजन के कारण। नाउ दैट एयर इज सेंट टू दिस पर्टिकुलर चैम्बर। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एयर है ये एयर जो है कोल्ड वाटर कॉन्टैक्ट में आने वाला। देख सकते हैं कि फ्रीजिंग कोल्ड वाटर का इनलेट है, यहाँ से ठंडा ठंडा पानी यहाँ पे कंडेंसर जैसा। और जैसे ही आपका ये जो पर्टिकुलरली हॉट एयर है, हॉट कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे इसी कॉन्टैक्ट में आएगा, इट विल कूल डाउन। तो क्या हो रहा है समझिएगा, कंप्रेस, कूल, एक्सपैंड। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस ये मल्टीपल टाइम्स होगा। कंप्रेस, कूल, एक्सपैंड, कंप्रेस, कूल, एक्सपैंड। कब तक होगा, जब तक कि आपका गैस, आपका जो एयर है वो लिक्विफाई ना हो जाए। ठीक है, अब तो वो एयर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, जैसे ही आपका एयर यहाँ पे आएगा ना, उसको फेस करना होगा सेपरेटर। अब सेपरेटर क्यों लगाया है सर? सेपरेटर इसलिए लगाया है क्योंकि आपको पता है कि आपका वाटर, आपके एयर में CO2 भी है और वाटर भी है। जैसे ही आपका CO2 सॉलिडिफाई हो जाएगा तो बनाएगा सॉलिड CO2, ड्राई आइस। पता है सभी को? यस सर। यस सर। ड्राई आइस और ये बनाएगा आइस। और सॉलिड जो है ये इस पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकेज रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही इसको सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे, और इस सारा का सारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज ड्राई आइस इज सेपरेटेड आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस वाटर एज आइस को भी हम सेपरेट कर देते हैं। तो हमने आइस को और ड्राई आइस को सेपरेट कर। अब जो है लिक्विड एयर यहाँ पे आया। लिक्विड एयर इज सेंट टू दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और यहाँ पे उसको हल्का हल्का हीट करते हैं। हल्का हल्का हीट करो, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, देन आर्गन, आर्गन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सर एक बार और प्लीज। सर एक बार सर वो वाला बता दो सर, सिर्फ ड्राई आइस वाला सर, वो कैसे बस किया सेपरेट? आपको ये समझना पड़ेगा
कि सबसे पहले आप एयर को क्या करते हो, फिल्टर करते हो ताकि उसके पार्टिकल्स ऐसे सेपरेट हो जाए। फिर उस एयर को इस चैम्बर भेजते हैं, इस चैम्बर में एयर कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है। कंप्रेस करने के कारण आपका जो एयर है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। अब उस गर्म हवा को हम यहाँ भेजते हैं। नाउ दैट एयर इज मेड टू कूल बाय मेकिंग देम इन कॉन्टैक्ट, बाय ब्रिंगिंग देम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड वाटर। ये ठंडा पानी जो है जो फ्लो कर रहा है, ये पूरे एयर को क्या करेगा, कूल करेगा, ठीक है। अब वो जो कोल्ड कंप्रेस एयर है इज अलाउड टू एक्सपैंड एयर, और ये प्रोसेस को चलता रहता है, कोल्ड कंप्रेस कूल एक्सपैंड, कब तक चलता है, जब तक वो क्या हो जाए, वो लिक्विफाई ना हो जाए। जैसे ही आपका एयर लिक्विफाई होगा ना, उसके अंदर प्रेजेंट CO2 और H2 सॉलिडिफाई हो जाएंगे, क्योंकि एयर का लिक्विफिकेशन समझ रहे हो इस टेम्परेचर पे जाके होगा। तो आइस और ड्राई आइस तो बनना बहुत आसान है, सारे वो सॉलिड होते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं यहाँ से, क्यों, क्योंकि ताकि पाइप्स ब्लॉक ना हो। नाउ दैट पर्टिकुलर लिक्विड एयर इज सेंट टू दिस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे उसको हीट करते हैं। वैसे बना रहा हूँ बर्नर, मशीन होती है वो गर्म करती है। जब गर्म करोगे तो इस -196 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन रिलीज होगा, फिर -186 डिग्री सेल्सियस पे आर्गन रिलीज होगा, और फिर बचा हुआ -183 डिग्री सेल्सियस पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन। और सर मुझे एक डाउट है, बोलो बेटा। सर जब सबने हॉट एयर को जब जहाँ पर हमने कूल किया सर, वहाँ पे वो लिक्विड नहीं हो जाएगा जब एक तरीके से जब सर कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे थे, कंडेंसर में हुआ। हाँ तो बोल तो रहा हूँ बेटा, ठंडा हो गया, कोल्ड कंप्रेस एयर बोल तो रहा है, लिक्विड स्टेट में ही होगा ये, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। अभी हमें वो मिला भी लिक्विड सेपरेटर लगाने का पर्पस क्या था, तो ताकि जो सॉलिड CO2 है, यानी कि जो ड्राई आइस बना है कूलिंग के कारण, और जो आइस बना है उसको हम सेपरेट कर सके यहाँ पे। सर हम तो मिक्सचर को हीट कर रहे हैं ना, तो वो हीट करने पे माइनस में कैसे पहुंच जाएगा उसका टेम्परेचर? यहाँ पे कहाँ हीट हुआ बताओ? नहीं सर, यहाँ नहीं, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे। तो सेपरेटर कैसे सेपरेट करता है सॉलिड आइस को अलग कर? अरे बेटा एक सवाल को आंसर कर दूं पहले मैं। बेटा अगर एक चीज बता, यहाँ हीट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ तो CO2 और ये ड्राई आइस सेपरेट कर दिया मैंने यहाँ पे, तब यहाँ की हीटिंग से इसका क्या रिलेशन है? सर हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ना, तो ये माइनस में कैसे चला जाएगा? अरे बेटा जो आपका लिक्विड एयर होगा ना, उसका टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस से भी कम होगा। अब जब हीट करना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर घटेगा, ये आएगा, ये आएगा, ओके जीरो पे पहुंचोगे आप, फिर बढ़ेगा प्लस में। तो सर जो हमने वो ये कार्बन इधर अलग करा है, ये तो हमने सॉलिड के फॉर्म में अलग करा है ना, ड्राई आइस के फॉर्म में। हाँ ओके सर। सर एंड में जब हम दोबारा हीट कर रहे हैं तो लिक्विड में कैसे मिलेगा? बेटा देखो, जब मैं बोलता हूँ ना तो मैं आपको सुनता नहीं हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ चुप रहो, दिमाग को यूज करो, टीचर नहीं सुन रहा आपकी। जब मैं चुप हो जाऊँ तब बोलो, सर डाउट है ऐसा बोलो तो मैं आपको सुनूंगा, अदरवाइज आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी एंड माइन आल्सो, ठीक है। अब तो क्या बोल रहे हो? सर एंड में लिक्विड में ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सर ने दोबारा हीट करा तो वो गैस में नहीं हो जाएगा? कहाँ पे? सर एंड में जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम उसे हीट कर रहे हैं। हाँ बेटा उसने उसको हीट नहीं किया, मैं कह रहा हूँ उसको भी हीट कर लो, इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हीट करके ले लो, कोई जरूरत नहीं है लिक्विड ऑक्सीजन लिखने की, ऑक्सीजन ले लो, सीधा ऑक्सीजन गैस लिख लो, हीट करके ऑक्सीजन गैस निकाल लो, क्या दिक्कत है? सर हम बीच में ऐसा भी कह सकते हैं जैसे बीच में जो फ्रैक्शनल है पूरा वही फॉलो हो रहा है, इससे हमें लिक्विड भी मिल जाएगा। क्या बेटा? सर जैसे हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा, बीच में ऐसे भी तो कह सकते हैं कि पूरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का वो फीचर पूरा वहाँ पे हुआ है, तो हमें लिक्विड में भी मिल जाएगा। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही हो रहा है और उसने लिक्विड ऑक्सीजन का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं कराया, मैं कह रहा हूँ करा लो, उसको भी हीट करके उस टेम्परेचर तक लेके जाओ और हीट कर सेपरेट कर लो, व्हाट इज द प्रॉब्लम?
उसने कहा है कर, नहीं कर, वो कह रहा है वो नहीं, उसने नहीं किया, मैंने कहा कर लो, नो इश्यू एट ऑल। सर कंपलसरी नहीं है सर, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है बेटा। अगर आप देखो, अब बचा हुआ क्या ऑप्शन है, आप निकालना चाहो ऑप्शन निकाल लो, नहीं निकालना मत निकालो, मैं रेकमेंड करता हूँ निकालने का। अच्छा, एग्जाम में आपको इतना बड़ा डायग्राम नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना होगा। समझ में आया सभी को? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। यस कोई ऐसा सर। है जो समझ नहीं सर आया? समझ आ गया। सर सब कुछ समझ आ गया। सर जो ये सर एकदम क्लियर। एक्सपेंशन जेट है सर, ये क्या करता है? क्या एक्सपेंशन जेट सर लिखा है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ही होता है हीटिंग करना। और उस गैस को, उस लिक्विड को एक्सपैंड करेगा और कूल होगा और लिक्विड स्टेट में आ जाएगा वो। इट इज जस्ट लाइक दैट। ओके सर, यस। आपको इतना डायग्राम नहीं सोचना, आपको बस ये फ्लो चार्ट सोचना है। ये आपका एयर है, फिल्टर्ड एयर है, मैं बताऊंगा, पहले फिल्टर कर लिया गया है, उसको कंप्रेस किया, कूल किया, फिर रैपिडली एक्सपैंड किया। इस प्रोसेस से क्या हुआ, वो लिक्विफाई होकर गया। लिक्विफाई होने के बाद जब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आया, उसको आपने गर्म किया, सबसे पहले आपको क्या मिला, नाइट्रोजन मिला इस टेम्परेचर पे, देन आपको क्या मिला, आर्गन मिला इस टेम्परेचर पे, देन आपको क्या मिला, ऑक्सीजन मिला इस टेम्परेचर पे। क्या ये फ्लो चार्ट डायग्राम समझ में आया सभी को? सर ये तो बहुत इजी था। यस तो आपको ये बनाना है सर। रिमेंबर दिस थिंग, आपको ये बनाना है सर बोलो। वो सर जो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और ये वाला प्रोसेस है, इन तीन मतलब वो ये वाला जो इन तीनों का मतलब लिखा होगा सर आप, जैसे मतलब पॉइंट लिखवाए और आपके पॉइंट लिखवाए आपने। आपको क्या बोलते हैं, पॉइंट चाहिए, किसके पॉइंट मांग रहे हो आप? डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ये जो एयर वाला लिखवाया था। ठीक है, लिखवाते हैं और बोलो। सर एक बार फ्लो चार्ट भी थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कर रहा हूं बेटा। पहले आप सही पॉइंट्स लिखिए सेपरेशन ऑफ एयर के, तब मैं वो आपको दे दूंगा। या पॉइंट लिखिए मत, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सीधा। एक्ट स्मार्ट। यस सर। पॉइंट्स आर मेंशन्ड हियर कि फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। नो सर। सर क्लियर है। ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए सारे बच्चे। सर टेकन। Yes, sir, taken. Yes, sir, taken. सर ये जो प्रोसेस होता है ये तो फैक्ट्रीज में ही होता है ना, या फिर बहुत ही बड़ी लेबोरेटरीज में? बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है सर वो फैक्ट्रीज में ही होगा ना, या फिर बड़ी लेबोरेटरीज में, केमिकल लेबोरेटरीज में?
हाँ बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है ये। दिस इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो डाउट। सर इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे कहेंगे सर? इसमें तो अलग अलग ही चीज हो रही है बहुत। थोड़ा क्या बोल रहा सर है? इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कह सकते हैं पूरे प्रोसेस को? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो है, अंत में आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही लिक्विड एयर में प्रेजेंट डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट किया आपने। सर उससे पहले भी तो हमने बहुत सारी चीजें की, लेकिन यस सर। हाँ तो बेटा उससे पहले भी एट द एंड आपने क्या किया? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराने के लिए आपको मिक्सिबल लिक्विड चाहिए था, तो मिक्सिबल लिक्विड आपने पहले वो ऑब्टेन किया ना। ओके सर। इन सभी गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट को याद रखिएगा। सर एक बार 500 पॉइंट चारों दिखा पॉइंट दीजिए। लिखना पड़ेगा। हाँ बोलो। सर ये जो हमें डायग्राम बनवाया था सर, उसमें से ऑक्सीजन की क्वांटिटी इतनी सारी क्यों दिखाई? नाइट्रोजन तो सर 78% होता है, फिर उसको इतना कम क्यों दिखाया है? बेटा आपके सिलेबस में ही यही है, ठीक है? तो आपको इन तीनों गैस का सेपरेशन ही बताया। सेपरेशन किसी भी गैस का हो सकता है, लेकिन बताया आपको इसका गया। ओके सर। चलो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के भी लिखा दीजिए। सर हेलो सर। सर जो हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है ये 78% है और ऑक्सीजन ये 21%। सर ये बाय वॉल्यूम है ना? हाँ बेटा। ओके सर। अब मैं आप सभी को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉइंट्स लिख के दे रहा हूँ। सर ये यहाँ पे हर एक पॉइंट के आगे 1 2 3 लिख दीजिए ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अरे बेटा मैं एक साथ उसको अरेंज कर दूंगा, फिर लिख दूंगा 1 2 ओके 3। सर। बहुत परेशान रहते हैं आप सभी, और चिढ़ रहने का चाहिए। पढ़ाई कीजिए आराम से, और थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है पढ़ते वक्त। ऑब्वियसली बात है सर, उल्टा पॉइंट तो लिखेंगे नहीं, है ना? पहला पहला पॉइंट आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा पॉइंट आएगा। पॉइंट नहीं जाएगा कहीं भी। पॉइंट तो सही समय पे सही पॉइंट सर देंगे आपको।
सर ये सारे पॉइंट्स वही है ना जो आपने एक्सप्लेन करे हैं। देखो कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि जो मैं एक्सप्लेन नहीं किया और लिखवा दिया हो? वो सर सारे एक्सप्लेन करे हैं, सब पॉइंट एक्सप्लेन है। तो सर हम खुद से भी बना के लिख सकते हैं ना सब कुछ, मतलब और स्क्रीनशॉट ही लेना है ना देन। हाँ यस सर, कॉपी में तो नहीं लिखना है सर, सब कुछ ही है। स्क्रीनशॉट लीजिए का टाइम नहीं है ना आपके पास ना मेरे पास। यस सर। सर टेकन। आप सही बच्चों ने ले लिया अभी तक का स्क्रीनशॉट ले लिया ना सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। ये है आपका 5th पॉइंट और ये है आपका 6th पॉइंट। उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर टेकन। सर टेकन। और भी सर अब सर 6 पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है सर क्लियर है। नो सर क्लियर है। ले बेटा। सर क्लियर है। सर क्लियर है। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। सर क्लास ओवर हो गुड इवनिंग सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन, बाय सर। सर अभी और पॉइंट्स तो लिखवा दूं सर डिस्टिलेशन के। क्लास ओवर नहीं हुई अभी। क्लास इज नॉट ओवर। Did I said class is over? कौन था ये गुड नाइट करने वाला? कौन था ये गुड नाइट करने वाला? सर कई बच्चे, सर बहुत सारे बच्चे थे। सर कई बच्चे लीव कर गए। सर बहुत सारे बच्चे थे। ये गुड नाइट कहा किसने? सर एक बच्चे ने कहा था, फिर मुझे लगा आपने वापस से गुड नाइट कहा। सॉरी सर, इसलिए मैंने भी कह दिया। यस सर। मूर्खता की हद होती है बेटा। अगर आपको नहीं पढ़ना आप जाओ, आप इस तरह से क्लास में घुस के बाकी को मत डिस्टर्ब कीजिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव। एक तरफ आप डिमांड करते हो सारे पॉइंट लिखवा दो, फिर आप कहते हो गुड नाइट। ये ना बेटा, जो बच्चे जागे हुए हैं उनको तो कम से कम लिए फुलिशनेस एट इट्स पीक। ठीक है, फिर सिंपल डिस्टिलेशन के पॉइंट्स मैं नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग खुद से लिखेंगे। आपको मैंने समझाया है बहुत अच्छे से। क्लियर? कितने बच्चे कह रहे हैं कि पॉइंट चाहिए? 41 स्टूडेंट्स। सर चाहिए। सर खुद से लिख लेंगे। सर खुद से पॉइंट आपने चाहिए। इस तरह से समझाया है। पॉइंट चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ बातें हैं बेटा। आप लोग पढ़ने नहीं आते, ड्रामे करने आते हैं। सर ये तो रिपीट आ रहा है वही वाला सर, सिंपल डिस्टिलेशन ओ फ्रिक्शन।
सर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है। हाँ बेटा। सर हम सेपरेटिंग फनल अगली क्लास में करवाओगे, वो इनमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने वाला। नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे डीवीपीस करके लेके आएंगे। ओके सर। ओके सर। Okay, these are the points for simple distillation. This is the first point. This is the second point. Complete. This is the second point. Third point and fourth point. Excuse me, sir. Yes. Sir, in the second point, sir, something is discussed about porcelain pieces. Sir, please आप वो explain कर देंगे? हाँ बेसिकली हाँ बताता हूँ मैं कहाँ पे है ये प्यूमिस स्टोन डालते हैं बेटा। सर प्यूमिस स्टोन हाँ कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ ये है ना सर सेकंड पॉइंट के सेकंड पैराग्राफ सुनिए पोर्सलिन डाल लीजिए, प्यूमिस स्टोन डालिए। ये बेसिकली इसलिए डालते हैं ताकि यूनिफॉर्म हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और बंपिंग ना हो सॉल्यूशन की। कई बार क्या होता है अगर आप ये पत्थर नहीं डालोगे ना तो आपका लिक्विड बाहर निकल सकता है, इसलिए हम ये पत्थर डाल देते हैं इसमें। प्यूमिस स्टोन होता है या पोर्सलिन पीसेस होते हैं, जो मर्जी डाल लीजिए। सर ये जरूरी होता है? हाँ डाल सकते होता है, जरूरी होता है मेजरली, पर जैसे सॉल्ट वाटर कर रहे हो तो नॉट नेसेसरी, बट हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जब हम सेपरेशन करते हैं तो वहां पे काफी जरूरी हो जाता है। जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं ना, वोलेटाइल सब्सटेंस का जब आप डिस्टिलेशन कराते हो तो वहां पे पोर्सलिन पीसेस या प्यूमिस स्टोन डालना पड़ता है ताकि वो लिक्विड बाहर ना निकल जाए और हीट यूनिफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो। सर बस यही है पॉइंट सिंपल डिस्टिलेशन के। क्या बेटा इतना ही है पॉइंट? ओके सर। थैंक्स सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। आई होप आप सभी ने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। यस सर।